हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का कंटेंट है यूजीसी नेट का जो आपका 15 को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, तो उससे संबंधित आपकी तैयारी चल रही है हिंदी मिरर की तरफ से। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। और हम सभी यूनिट से क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, मिक्स क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं। और इन मिक्स क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी यूनिट से लिए गए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। 15 को आपका एग्ज़ाम है और हमारे बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आपके लिए तैयारी चल रही है हिंदी मिरर की तरफ से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जागो जे हरि को भजो, मोह मनी मोहि आस, हरि बिची खाते अंतरा, माया बड़ी विसास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? माया स्त्री है, माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, माया लोभ प्रवृत्ति रखती है, माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच है। तो इसमें जो कहा गया है कि विश्वघातिनी किस लिए कहा गया है, तो वह इसीलिए ही कहा गया है कि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर सही जाएगा। और इसमें उक्त विश्वासघातिनी इसलिए क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अनुयोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक, रूपकातिशयोक्ति। तो इसे बताना है कि इसमें आपको कौन सा अलंकार लग रहा है कि जो भ्रमर गीत में ज़्यादा है, यानी कि प्रमुखता ज़्यादा है उनकी। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है कि भ्रमर गीत में कौन से अलंकार की प्रमुखता है? तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं सादृश्य मूलक अलंकार, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भ्रमर गीत में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित सुरसागर में संकलित है। इनकी अन्य कृतियाँ जो हैं सुरसागर है, सुरसरावली है तथा साहित्य लारी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के किन पदों में सलेश और यमक अलंकार पाए जाते हैं? भ्रमर गीत के अभी तो हमने देखा था कि उनका जो सादृश्य मूलक अलंकार है, लेकिन यहाँ पर पूछा है किन पदों में सलेश और यमक को पाया जाता है? गेयपद, कूटपद, संस्कृत पद या फिर कहावत। तो जो इनके पद हैं कूटपद, उसमें सलेश और यमक अलंकार दोनों को पाया जाता है। यहाँ पर इसका डिटेल है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की, आत्म भाव की, प्रेम भाव की या फिर दास्य भाव की। तो जो विनय पत्रिका इन्होंने लिखी है तुलसीदास जी ने, उसके पदों में जो भक्ति का भाव है वह दास्य भाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा पहले डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयवली भी है। इसमें 21 रागों यानी कि 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा अन्य ग्रंथ देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। इनके द्वारा रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नौछो, परवे रामायण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और आपको एक बात और बता दें, इनकी ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? बताना है। काल अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत, शूलाग्र कृत, दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी। तो बताइए, युद्धरथ राम की, क्रुद्ध ब्रह्मा की, महाकाल की, भैरव रूप शिवा की। तो यहाँ पर जो ये पद दिया गया है, इसमें जो स्तुति की गई है भैरव रूप शिवा की गई है। चलिए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर। काल अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत, शूलाग्र कृत, दिग्गज व्यक्त गुण नृत्यकारी। उक्त पद में भैरव रूप शिवा की स्तुति की गई है। यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका से उद्धृत है, यानी कि वहाँ से ली गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी की कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार वर्णन करते हैं और श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो रीतिकाल का नाम है वह श्रृंगार काल होना चाहिए। चलिए डिटेल यहाँ देख लेते हैं। वे पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय रहा है। कहीं कहीं वीर रस की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, परंतु अधिकतर श्रृंगारिक रचनाओं की ही है। ठीक है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, देखते हैं उनको कामायनी क्यों कहा जाता है। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो श्रद्धा की जो कामायनी है उसको कामायनी क्यों कहा गया है, तो उसको कहा गया इसलिए कहा गया श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा को कामायनी भी कहा गया है। यहाँ पर इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो वही बताया गया कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, और यहाँ पर नई बात बताई कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि और कविता का नाम हमें लिखना है। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, यह दीप अकेला अज्ञे, या फिर कुकुरमुत्ता निराला। तो देख लीजिए इसमें आपका कौन सा आंसर सही जा रहा है। ये पंक्ति आपको लगता है कि कहाँ से ली गई है, ब्रह्म राक्षस से या भूल गलती से, यह दीप अकेला से, कुकुरमुत्ता से। तो इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। यानी कि आप कोई गलती करते हो तो आप भी संभल जाते हो। ठीक है। तो इसलिए इसकी पंक्ति यही है, और इसी कवि का नाम, इस पंक्ति के कवि का नाम भी आपको पता ही है, मुक्तिबोध है। इतने में हमी से ये पंक्ति आपको पता चली गई, भूल गलती कविता से उद्धृत है और इसके लेखक मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी और ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। तो ये बताना है कि ये पंक्ति कहाँ से है या फिर किसने कही है। मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, होरी ने धनिया से। तो पता तो आपको चली गया है कि ये पंक्ति जो है गोदान से ली गई हैं, और ये पंक्ति गोबर ने झुनिया से कही थी जब वो गांव छोड़कर शहर चला जाता है, फिर शहर से दोबारा वापस आता है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल है इसकी। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए न उतरती थी, यह कथन प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कहीं मलिन नहीं होती। यानी कि जो हमारे मन में इस तरह की भावना आई तो वह कहीं भी नहीं धुंधलाती है। तमस, मैलांचल, गोदान या फिर गबन। तो पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि भाई वहाँ पर गोदान में है, जो भाई का बहुत ज़्यादा रोल था। तो ये गोदान की पंक्तियाँ हैं। चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पर। व्यवहार में हम भाई का अर्थ कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन भावना में जो पवित्रता कालिमा से मलिन नहीं थे, उक्त गोदान पुस्तक का अंश है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कथन किसने कहा और किसके लिए कहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्रण किस उपन्यास में है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ फिर से दी गई हैं, तो यहाँ पर बताना है कि ये किससे हैं। चलिए देखते हैं। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ढोडियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको, गोदान का ये हो सकता, नहीं हो सकता, प्रतिपर कथा का नहीं हो सकता, मैलांचल का भी नहीं,
क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का बताया है कि जैसे आपके झगड़े वगैरह हो जाते हैं, या कोई जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो सब अपने कॉलेज दफ्तर सब ठप हो चुके हैं, तो इस तरह का कुछ माहौल हो, तो ये तमस में इस तरह का माहौल दिखाया गया है। तो यहाँ से ये पंक्ति ली गई हैं। थोड़ा आप रिलेटेड करके पढ़ेंगे ना चीज़ों को, तो थोड़ा अच्छे से, कहते हैं ना कि जो शॉर्टकट की आप निकालते हो, तो अगर शॉर्टकट की ना हो, दिमाग में थोड़ा सा चीज़ों घुमा फिरा ले जाए, तो आपका आंसर बन जाता है। घरों के दरवाजे बनते, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठपते, दरारों छिद्रों से आंखें लगी थी, उसका पीछा कर रही थी। उच्चरण तमस उपन्यास है। तमस उपन्यास के लेखक आप सभी को पता है कि भीष्म साहनी है, ये आपके सिलेबस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी का नहीं है, कौन सा उपन्यास उनका द्वारा नहीं है? दिलो दानिश, बसंती, कढ़ियाँ या फिर तमस। तो सभी को पता है कि दिलो दानिश उनका उपन्यास नहीं है, बसंती, कढ़ियाँ, तमस ये उनका उपन्यास है। चलिए देखते हैं दिलो दानिश किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर बताते हैं आपको। दिलो दानिश उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। दिलो दानिश उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सूरजमुखी अंधेर में, जो कि 1972 में आया, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जिंदगी नामा, जो कि आपके सिलेबस में भी है, 1979 में है। समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में। जबकि झरोके, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। ठीक है, सभी के उपन्यास यहाँ पर दोनों के आपको पता चल गए हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसमें देखना है हमने। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैग्सेसे या फिर पद्मश्री। तो जो उनका उपन्यास है तमस, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं कब प्राप्त हुआ था इनको ये उपन्यास का जो पुरस्कार था। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी साल पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया था। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? एनडीटीवी में, आकाशवाणी में, कलर चैनल में या फिर दूरदर्शन में? तो जो तमस उपन्यास है इसका धारावाहिक रूप में जो प्रसारण हुआ था वह दूरदर्शन पर हुआ था। यहाँ पर डिटेल है इसकी सारे, चलिए देखते हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ। साहनी के उपन्यास तमस का निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया। यह भेद लोकप्रिय हुआ। इसमें ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित था। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सोच के रखिए। मैलांचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? रांची के निचले क्षेत्र, पटना के समीप गांव, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र, बिहार के पुण्य जिले के मेरीगंज गांव। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर सोच के रखना है और हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। इस वीडियो में आपके आगे के क्वेश्चन अभी शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको ज़रूर मिलेंगे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट भी जरूर करना है कि हिंदी मिरर की तरफ से आपकी यूजीसी नेट की जो तैयारी चल रही है उसके क्वेश्चन और वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। तो लाल बटन जरूर दबा के जाएं, बेल आइकन हिट करके जाएं, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं सभी यूनिट से उठाकर क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो वीडियो बनेगी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जाएंगे और आपकी जो तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।